हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आपने हमारी पहली क्लास डेप्रिशिएशन के फास्ट ट्रैक बैच की देखी होगी और आपको समझ आया होगा हमारी क्लास के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, हमारे क्लासेस के बारे में समझ आ रहा है, फास्ट ट्रैक बैच आपको क्लियर हो रही है, तो नीचे कमेंट करके जरूर अप्रिशिएशन जरूर दीजिएगा। पिछली क्लास के अंदर हमने मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन, कॉजेज एंड रीजन फॉर डेप्रिशिएशन और फैक्टर और बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन करा था। आज हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं एंड उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं एक चार्ट बना देता हूं और उस चार्ट्स को ही एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, अच्छे से। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन is given with the per annum, with the word is given with the word per annum। जैसे कि 10% पर एनम, इस तरीके से अगर रेट गिवन होगा तब उस केस के अंदर हमारा पहला केस निकल कर आता है। दूसरा केस निकल कर आता है when the rate of depreciation, when the rate of depreciation when the rate of depreciation given without word, without word, ध्यान देना, फोकस कर रहे हैं, विदाउट वर्ड पर एनम। एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है सिर्फ 10%, सिर्फ 20%, पीछे वर्ड पर एनम नहीं लगाया, तो ये एक केस निकल कर आता है। ठीक है, नोट सारे जो मेरी रेगुलर क्लास है उसी से नोट्स में ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक समराइज फॉर्मेट के अंदर। तो पहला केस आता है कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है और वर्ड यूज करा गया है पर एनम, जैसे कि 10% पर एनम, 30% पर एनम, 15% पर एनम, तो उस केस के अंदर कैसी कैलकुलेशन होगी। और अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है और वर्ड विदाउट वर्ड यूज करा जा रहा है पर एनम, तो उस केस के अंदर कैसी कैलकुलेशन होगी। इसके अंदर फर्दर दो पार्ट है, इसके अंदर फर्दर दो पार्ट है। when date of acquisition when date of acquisition of asset is given, when date of acquisition of asset is given, when date of acquisition मतलब of asset is not given। कह रहा है जब एसेट की डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है और कह रहा है जब एसेट की डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं है, नॉट गिवन। आइए अब छोटे छोटे जल्दी जल्दी में एग्जांपल करा देता हूं और खत्म करते हैं। तो हम इसको कहते हैं केस नंबर 1 का पहला केस, ये दूसरा केस, और ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। ठीक है सर, आइए जल्दी से एग्जांपल करते खत्म करते। एग्जांपल आपके पास आ गया, मैंने एक एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% पर एनम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% पर एनम। ठीक है, ये मेरा केस नंबर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि 1 का या तो पहला पार्ट होगा, 1 का या तो दूसरा पार्ट होगा। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज का मतलब है डेट ऑफ एक्विजिशन, ये गिवन है। गिवन कब है, ये एसेट मैंने खरीदी भैया देखो 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को मैंने एसेट खरीदी। अब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2025 को जाकर साल क्रॉस होगा। फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2025 को जाकर साल खत्म होगा। बताइए सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। सर डेप्रिसिएशन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। हमारे पास 10 लाख रुपए की एसेट है, 10% का रेट है, पीछे पर एनम का यूज करा गया 10/100। पर एनम का मतलब होता है कि जो रेट दे रखा है पूरे साल का दे रखा है।
जो रेट दे रहा है वो पूरे साल का दिया है और आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना। अगर आप 10 लाख का 10% करोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो क्योंकि रेट पूरे साल का दे रखा है। मशीन पूरे साल नहीं यूज हुई, मशीन यूज हुई है 1 जुलाई को मशीन खरीदी है और 31 मार्च तक हमने इस साल मशीन यूज करी है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमने जो इस पूरे साल में मशीन यूज करी है वो 9 महीने यूज करी है। सोचो अगर मैं 10% का डायरेक्टली अप्लाई करके लिस्ट से निकाल दूं 1 लाख रुपए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, जबकि पूरे साल मशीन यूज ही नहीं हुई। इसलिए हम क्या करेंगे, जो रेट है ना 10%, इसको हम 9 महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 10% का रेट है, 12 से डिवाइड कर दिया, 10% का रेट पूरे साल का है, 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा 9 महीने का आ जाएगा। तो रेट को कन्वर्ट करा है हमने, क्या करा है, रेट को कन्वर्ट कर दिया हमने 9 महीने के उससे। तो 10 लाख का 10% 9/12 निकालो, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 10 लाख का 10% 9 डिवाइड बाई 12, तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आया वो आया 75,000 रुपए। ये हमारा पहला केस था जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे को डेट ऑफ एक्विजिशन जब गिवन थी, डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 2, एसेट मैंने खरीदी, बी पार्ट, एसेट मैंने खरीदा सेम 8 लाख की इस बार एसेट खरीदी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है सर कितने परसेंट, 10% का दे रखा है। इस बार मैंने वर्ड पर एनम लगाया है, इस बार भी वर्ड मैंने पर एनम लगाया, इस बार भी वर्ड लगाया पर एनम, इस बार, पर इस बार डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो एमसीक्यू में पूछ सकता है, डेट ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो यहां पर हमें एक असम्पशन लेनी होती है, नोट इफ डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब जिस दिन खरीदा, एक्विजिशन मतलब खरीदना, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, if date of acquisition is not given, then we assume that it will purchase, it was purchased in the beginning of the year. कहता है अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सॉरी डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिवन, जिस दिन आपने परचेज करा मशीन एसेट को वो आपको नहीं गिवन है, तो आप क्या मानेंगे, नोट कहता है कि हम एज्यूम करेंगे कि हमने साल के शुरू में खरीदा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा, और पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सुन लो ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में ये ना बताए कि मशीन कब खरीदी गई है, एसेट कब खरीदी गई है, तो हमें जब बताया ही नहीं तो हम क्या माने, हम एज्यूम करेंगे साल के शुरू में खरीदा और पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। चलो जी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 8 लाख की मशीन है और 10% जो रेट है वो पूरे साल का रेट दे रखा है, 10% जो रेट है पूरे साल का दे रखा है। अब मैं 9 महीने 10 महीने निकालूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने मशीन कब खरीदी। तो एजम्पशन कहती है कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ये मान के चलो कि साल के शुरू में खरीदी होगी। तो हमने कहा ये हमारा 80,000 का डेप्रिसिएशन आ गया इन केस इफ डेट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट गिवन। केस नंबर 1 का पहला पार्ट और केस नंबर 1 का दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। केस नंबर 2 कर लेते हैं। मैंने एक एसेट खरीदी 10 लाख की, डेट ऑफ परचेज मुझे दे रखा है, ये खरीदी है 1 जुलाई 2024 को, और आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है सर 10%। अब मैंने पर एनम वर्ड का यूज नहीं लगा। अब बताओ मुझे डेप्रिसिएशन क्या हो गया। सर यूज ऑफ एसेट कितना हुआ है इस साल, यूज एसेट हुआ है 9 महीने, 9 मंथ यूज ऑफ एसेट हुआ है। तो मैं डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकालूंगा, 9 महीने का। तो कहूंगा 10 लाख 10% के रेट से 9/12, गलत हो जाएगा। जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है और उसमें पीछे वर्ड पर एनम का यूज नहीं किया होता तो हम सीधा 10% अप्लाई करते हैं, और ये मान के ये assumption होती है इसके अंदर कि जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है और उसमें वर्ड पर एनम यूज नहीं हुआ, इसका मतलब जो रेट आपको दे रखा है वो उतने महीने का ही दे रखा है जितने महीने मशीन यूज हुई है, बस सिंपल। मतलब जब तक आप ये नहीं बताएगा कि पर एनम क्या है तो मैं क्या मानूं, अगर आपने सिर्फ रेट दिया तो मैं मानूंगा ये 9 महीने का, तो सीधा रेट अप्लाई करेंगे सर 9 महीने डिवाइड बाय 12 तभी करेंगे जब पर एनम वर्ड का यूज हुआ। जब अब रेट आप कह रहे हो कि ये पूरे साल का रेट है तभी तो मैं इसको 9 महीने में कन्वर्ट करूंगा। जब रेट में ही ये नहीं पता कि ये पूरे साल का है या नहीं है तो सीधा आप रेट अप्लाई करेंगे, चाहे 9 महीने यूज हुई, चाहे 10 महीने यूज हुई, चाहे 12, चाहे 6 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 4 महीने, पूरे साल में कितने महीने यूज हुई हमें उससे मतलब नहीं रहने वाला। सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट में 10% अप्लाई कर देना इफ पर एनम वर्ड का यूज नहीं करा गया तो।
और क्या एजम्पशन होती है? एजम्पशन यही होती है कि जितने महीने आपने यूज करी उतने महीने का रेट पहले से गिवन है। अगर यहाँ पर 6 महीने यूज करी तो 6 महीने का ही रेट मानूंगा, अगर 10 महीने यूज करी तो 10 महीने का ही रेट माना जाएगा, इफ पर एनम बट इज नॉट इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लो जी, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि आपने रेगुलर क्लास देखी और ये वाली बातें नहीं पढ़ी हो, तो ये बात आपको जाननी जरूरी है। हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारे स्टडी मैट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि रेट गिवन होता है, उसके पीछे पर एनम वर्ड का यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन में जो हमारे स्टडी मैट है उसमें जो पीछे वर्ड पर एनम है वो बाय मिस्टेकली नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखा था स्टडी मैट के अंदर, जहां पर रेट में 10% दिया हुआ था और पीछे पर एनम वर्ड का यूज नहीं था, पर क्वेश्चन पर एनम से सॉल्व किया गया है, तो वो मिस्टेक हो गई थी, मिसप्रिंट हो गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है जी, चलिए, तो ये केस आपके पास समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहता है केस नंबर 1 कि आपको अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है और उसमें वर्ड पर एनम का यूज करा गया है, तो जितने महीने मशीन यूज हुई उस साल उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, उस महीने में कन्वर्ट किया जाएगा। रेट को 9 महीने यूज हुई तो 9 महीने के हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है पर वर्ड पर एनम का यूज नहीं किया गया, तो जितने महीने मशीन यूज हुई उतने महीने का रेट ऑलरेडी दे रखा है, ये मान के चलते हैं और डायरेक्टली रेट अप्लाई कर देते हैं, ये ना देखते हुए कि कितने महीने मशीन यूज हुई। मैंने एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, 9 महीने यूज हुई, 6 महीने यूज हुई, खत्म करो, सीधा सीधा 10 लाख रुपए में एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा दो, सीधा सीधा रेट अप्लाई कर दो, अगर पर एनम वर्ड का यूज नहीं। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है तो जितने साल मशीन यूज होगी उतने साल का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और अगर डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर हम मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि बिगिनिंग में आपने मशीन या एसेट खरीदी होगी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमारा खत्म हो गया सर। ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फायदा है ना, दिख रहा है हम कहां पहुंच गए। इसलिए मैं यहाँ पर टॉपिक टू बी कवर आपको हर चैप्टर में लिखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये आपके पास हो गया 4 पॉइंट खत्म। अब हम पढ़ रहे हैं मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ये मैथड तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे मैथड है, पर हमारे सिलेबस में कितने हम उतना ही पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अगला पॉइंट, मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। वैसे तो देखिए हमारे पास कई प्रकार के मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, और यहां रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, ना कि कैलकुलेट करने की, तो फर्क है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, सम ऑफ द डिजिट मेथड, बहुत सारे सिंकिंग फंड मेथड, बहुत सारे मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। यहां क्या लिखा? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। रिकॉर्ड करने के सिर्फ 2 ही मेथड है, रिकॉर्ड करने के 2 फर्क है दोस्तों, कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग में। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो जो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन है उसको होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। यही 2 मेथड हमारे सिलेबस में है, फाउंडेशन वाले सिलेबस में तो यही 2 थे। और इंटर वाले में क्या है? इंटर वाले में सम ऑफ द डिजिट मेथड है और चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक मेथड और बढ़ जाता है इंटर के अंदर। ठीक है जी, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की बात करें, रिकॉर्ड करना, डेप्रिसिएशन को कितने तरीकों से रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो 2 तरीके से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो हम जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो वहां पर मेंटेन वाला सीख लेंगे, तो आज हम यहाँ पर नॉट मेंटेन वाला सीखते हैं कि अगर मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो उस केस के अंदर मैं डेप्रिसिएशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो यहां पर 2 केस बना देता हूं। केस नंबर 1, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, पता है दोस्तों, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना दोस्तों, वो कहां पर करोगे? वो एसेट अकाउंट में चार्ज करोगे। आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो एसेट अकाउंट में चार्ज करोगे। मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ही नहीं करा, हमें मतलब ही नहीं है, मेंटेन नहीं करने का मतलब है मैं कोई अकाउंट बना ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड ऑन मशीन एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में जाकर चार्ज होगा। आइए मैं इसमें एंट्री से जाता हूँ। सबसे पहले मैं एसेट खरीदने की एंट्री पास करूंगा। सबसे पहले मैं एंट्री जो खरीदने की एसेट पास करूंगा, तो पहली एंट्री होगी फॉर परचेज ऑफ एसेट।
फॉर परचेज ऑफ एसेट। सर एसेट खरीदना, अब बेसिक चीज आपको पता है, जनरल एंट्री आपको आता है भाई, एसेट क्या है मेरे लिए, एसेट तो एसेट है सर। डेबिट व्हाट्स कम इन वाला रूल लगता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आया डेबिट कर दो। सर एसेट खरीदूंगा तो एसेट आएगी, तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, और रूल लगेगा डेबिट व्हाट्स कम इन। टू टू टू, या तो आपने कैश खरीदा होगा या उधार पे खरीदा होगा। अगर आपने कैश खरीदा है तो आपकी जेब से पैसा गया होगा या बैंक से पैसा चले गया होगा, दो बात। और अगर आपने उधार पे खरीदा तो वेंडर आता है, वेंडर नॉट अ क्रेडिटर। क्रेडिटर दोस्तों तब यूज करते हैं जब हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं, तब वर्ड आता है क्रेडिटर। और जब हम एसेट उधार पे खरीदते हैं तो जिस पर्सन से उधार पे खरीदा होता है वो हमारे लिए वेंडर कहलाता है तो लाइबिलिटी, है तो लाइबिलिटी दो क्योंकि हमें पैसा वापस करना है, पर टर्मिनोलॉजी का अलग है। अगर मैं गुड्स उधार पर खरीदूंगा किसी पर्सन से तो वो पर्सन मेरे लिए क्रेडिटर बनेगा, और अगर उसी पर्सन से मैं एसेट उधार पर खरीदता हूं तो उसको मैं वेंडर कहूंगा, जिससे बाइफरकेशन पता चले। अच्छा क्रेडिटर है तो गुड्स खरीदा होगा उधार पे, अच्छा वेंडर वर्ड का प्रयोग करा जा रहा है तो एसेट उधार पर खरीदी होगी। बात समझ में आ रहा है? चलो, फॉर परचेज ऑफ एसेट अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन। मुझे एक बात बताओ सर, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूं फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, फॉल इन अ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मेरी एसेट की वैल्यू दोस्तों कम हो जाती है, इसलिए एसेट कम हो जाएगा और डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का लॉस है दोस्तों। या आप खर्चा मान लो, कुछ भी कह लो, दोनों डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस। तो एंट्री होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है, इससे मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस, इसलिए डेबिट करा है। और टू, इससे मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट, इसलिए एसेट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर। आपने वो कौन सा पढ़ा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट? अरे मैचिंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ा आपने बेसिक में? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है साल के एंड में अपने खर्चे और इनकम को मैच करो, जिससे आप अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओ। अब साल के एंड में अपने खर्चे और इनकम को मैच कहां करेंगे, पीएनएल अकाउंट पे, और पीएनएल अकाउंट में मैच करने के लिए यहां से खर्चे पीएल में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हम अपने खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो खर्चा मेरे लिए इधर क्या है, ये रहा, खर्चा हो चाहे लॉस हो, दोनों खर्चा पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो डेप्रिसिएशन कहां भेजेंगे, पीएनएल में। तो तीसरी एंट्री रहेगी फॉर ट्रांसफरिंग टू पीएनएल, इसको भेज रहे हैं खर्चे को, खर्चे को, एक्सपेंस या लॉस को। तो भैया मेरा खर्चा क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब मैं भेजूंगा तो यहाँ डेबिट हो रखा है, पहले क्रेडिट करके कैंसिल करो, फिर पीएनएल अकाउंट में जाकर डेबिट कर दो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने यहाँ क्या कर दिया, कैंसिल, और कहां भेजा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। ये वो एंट्री है जब डेप्रिसिएशन, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और जब मेंटेन करेंगे तब बात की बात है। हमने प्रोविजन वाला पार्ट कहां पढ़ना है, ये देखो ना, ये मेरा प्रोविजन वाला पार्ट है नीचे, तो यहां तक तो भूल जाओ प्रोविजन को, पहले ये भी तो पढ़ाने, इस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में है अभी, तो प्रोविजन बाद में पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये नोट्स भी मैं सेव करता हुआ चल रहा हूँ, रिवीजन नोट्स, और ये नोट्स में एक ड्राइव लिंक बना लूंगा, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते, कर लेना। और हमने फास्ट ट्रैक बैच का भी ग्रुप बना रखा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी भेज दूंगा। चलिए, तो इस बेसिस पर ना सर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस बेसिस पर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सर मैंने एक मशीन खरीदी है सर 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2000 को मैंने एक मशीन खरीदी। डेट से आप, डेट से फर्क नहीं पड़ना, डेट से फर्क मत पड़ना चाहिए आपको, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। तो मैं डेट क्या ले रहा हूँ, आपका फ्यूचर की डेट लेता हूँ, कभी बहुत पीछे ले लेता हूँ, तो इग्नोर इट। सीधा सीधा कहो कि 1 अप्रैल 2024 को मशीन खरीदी है, और कितनी खरीदी जी, 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ओके। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, अब इधर ध्यान देना, जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज कॉल्ड 10% पर एनम। तो सीधा सीधा है पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पूरा सीधा सीधा है पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो सर एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन खरीदिए कैश में, मान लो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरी पहली एंट्री होगी। तो पहली एंट्री कितनी होगी, 5 लाख, 5 लाख से, राइट, कि मशीन आई और पैसा मेरा चले गया। इसके बाद साल के एंड में जाकर देखा, एक मिनट यहाँ तो डेट लिखो सर, 2024 अप्रैल 1, ये एंट्री होगी अप्रैल के जिस दिन मशीन खरीदी। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है साल के एंड में, 2025 मार्च 31,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है और इसको मैं डाल दूंगा, इससे मेरी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई सर? निकालो भाई, 5 लाख का 10% पूरे साल कितना होता है? 50,000। तो 50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, 50,000 का मेरा डेप्रिसिएशन लग गया और इससे मेरी मशीन की वैल्यू 50,000 होगी। तो मशीन की वैल्यू अब बच क्या गई आफ्टर डेप्रिसिएशन? 9 लाख, सॉरी 4,50,000 रुपए। इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू या फिर डब्ल्यूडीवी। साल के एंड में हम क्या करेंगे? मार्च 31 को जो मेरा ये डेप्रिसिएशन है इसको हम कहां भेजेंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में कहां चले जाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस है। और टू डेप्रिसिएशन यहां पर हमारा आ जाएगा 50,000। लो जी, क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। क्या आप इसकी लेजर पोस्टिंग करना चाहेंगे? कर लेते हैं सर। लेजर पोस्टिंग अगर आपको आती है सर, जर्नल टू लेजर पोस्ट करना आता है ना आपको, तो कोई भी अकाउंट मुश्किल नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कोई भी चैप्टर ले लो, कोई भी चैप्टर, पूरे सिलेबस का कोई भी चैप्टर उठा लो, जर्नल टू लेजर ट्रांसफर करने पे ही अकाउंट मेंटेन होते हैं। कोई भी चैप्टर ले लो, मैं दिखाता हूँ। मशीन अकाउंट देखो, यहाँ पर कितने अकाउंट बनेंगे? मशीन का, कैश का, डेप्रिसिएशन का और पीएनएल का, 4 अकाउंट मेंटेन होंगे यहाँ पर सर। लेजर पोस्टिंग करिए आपने, जितने जनरल एंट्री में अकाउंट खुलते हैं उतने हमने लेजर बनाने होते हैं। बनाओ सर मशीन अकाउंट। सर मशीन अकाउंट ये रहा, मैं डेट वेट नहीं डाला, सीधा अमाउंट डाल रहा हूँ, ट्रांसफर करूंगा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, सीधा सीधा बेसिक चीजें आपको समझानी है बस। मशीन क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो मशीन सर डेबिट हुआ, किसकी वजह से? टू कैश। यहां डाल दो टू कैश। कितने से जी? 5 लाख से। फिर देखो मशीन क्या हो रहा है? मशीन हो रहा है क्रेडिट। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो मशीन का क्या कर दिया? क्रेडिट करा। और किसकी वजह से? बाय डेप्रिसिएशन की वजह से। कितना आ गया जी? 50,000। अब देखो टोटल कर लो, 5 लाख की मशीन थी, पूरे साल के एंड में 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मेरी मशीन बच गई 4.5 लाख की। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। हो गया मशीन अकाउंट खत्म। सर कैश अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग में जितने जनरल एंट्री में अकाउंट होते हैं सारे बनाने पड़ते हैं। सर कैश अकाउंट में क्या करना है? कैश अकाउंट में ये करना है कि देखिए कैश हमारा क्या हुआ था? कम हुआ था। इधर देखो कैश हमारा क्या हुआ था? कम हुआ था 5 लाख से। तो सर हो सकता है साल के शुरू में मेरा कैश हो, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने कहा लेट कर रहा हूँ, लेट लिख भी दिया, कोई बाद में कंफ्यूज है कि बैलेंस बीडी कहाँ से आ जाए, कमेंट आ जाए मेरे पास सर ये बैलेंस बीडी कहाँ से आ गया, आपने कहाँ से लिया है बैलेंस बीडी? तो लेट कर रहा हूँ भाई, लेट कर रहा हूँ, यही माना है कि 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े थे पहले से कैश बैलेंस। अब इसमें से मैंने कितने की मशीन कर दी? 5 लाख की। तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। क्या करने के लिए? मशीन को परचेज करने के लिए। तो यहाँ आ गया 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में अब कितने बच गए कैश बैलेंस? सिर्फ 5 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? तो बाई बैलेंस सीडी कहाँ से आया कि भाई 10 लाख रुपए कैश पड़ा था, 5 लाख की मशीन कर दी और 5 लाख रुपए बच गए। ये क्या से आया? लेट किया है अभी यहीं पर समझाने के लिए। उसके बाद आता है सर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सिर्फ लेजर पोस्टिंग है जनरल से। सर डेप्रिसिएशन के अंदर क्या करेंगे आप? ये देखो डेप्रिसिएशन क्या हुआ था, इधर देखो सर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है एक जगह और एक जगह क्रेडिट हो रहा है। पहले डेबिट में डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ किसकी वजह से? मशीन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन में डेबिट कर दो किसकी वजह से? टू मशीन की वजह से। डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे किसकी वजह से? टू मशीन की वजह से 50,000। ठीक है जी। और फिर देखो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है फिर दोबारा किसकी वजह से? पीएनएल की वजह से। यहां आ जाएगा पीएनएल की वजह से। और वाकई में दोस्तों ऐसे ही बनता है 50,000। 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा, पीएल में ट्रांसफर करा, खत्म, खत्म हो गया डेप्रिसिएशन। अब एक लास्ट अकाउंट और बना लेते हैं पीएनएल अकाउंट। सर उसमें एक ही चीज डाल पाएंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। हो गया ना एक रिवीजन लेजर का भी। तो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। क्यों सर यहाँ क्यों है? अरे ये देखो पीएनएल क्या हो रहा है? डेबिट किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट साइड ही तो आएगा, फिर नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल लेना, खत्म। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अब जो दूसरा मेथड है इसका ना, केस नंबर 2 है, वो कहता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अकाउंट इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इसलिए हम इसको हम आगे जाकर सीखेंगे। खत्म हो गया सर ये वाला पार्ट, खत्म हो गया। आ जाइए सर, हमने क्या खत्म करा? हमने आज अभी ये भी खत्म कर लिया। जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे मैं यहाँ डन करता हुआ चलूंगा। ये देखो ये भी हमने खत्म कर लिया।
मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर वही आपको बताना है कि मेथड कौन कौन से होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, सिंकिंग फंड मेथड होता है, ऐसे बहुत सारे मेथड है। देखिए जो हमारे सिलेबस में हम उतना ही पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में, इंटरमीडिएट के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और सम ऑफ द डिजिट मेथड है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड फाउंडेशन वाले बच्चों का, अगर वो देखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों फाउंडेशन में है और सम ऑफ द यूनिट मेथड सर ये आ रहा जो हमारा इंटर में आ जाता है नया। तो फाउंडेशन वाले बच्चे अगर यहां तक पढ़ेंगे तो उनका सिलेबस यहीं तक है, उसके बाद इंटर का सिलेबस में एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लेते हैं अब। स्ट्रेट लाइन मेथड की हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए मैं आपको इसमें कुछ नई बातें भी सिखाऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्टूडेंट कह रहे हैं यार ये तो सर हमें पता ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया इसका नाम, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहते हैं। फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब सभी जने को तो पता है भैया स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है बेसिक। इसके अंदर क्या देखते हैं, एक मिनट एक रह गया हुआ। हाँ तो नई चीज क्या देखते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं, आपको जल्दी से बताएंगे। भाई मेरी ना कॉस्ट ऑफ एसेट आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एसेट आपको दे रखी है, ठीक है। 1 अप्रैल को लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट दे रखी है। अब इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट, फॉर एग्जाम्पल 15% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब 15% का डेप्रिसिएशन मैं कहाँ लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा। तो 10 लाख का 15% कितना हो गया जी, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेरे पास बच क्या जाएगा, मेरे पास बच जाएंगे भैया 8.5 लाख। ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की जो वैल्यू होती है उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू कहते हैं, वो भी 31 मार्च को साल के एंड में। अब फिर से अगले साल मैंने फिर से डेप्रिसिएशन लगाया और इस बार जो डेप्रिसिएशन है वो भी कितना परसेंट है, 15%। अब ये 15% कहाँ लगाया जाएगा, ये 15% इसी वाले पे लगाया जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो उसी वैल्यू पे लगाया जाएगा जो वैल्यू आपको साल के शुरू में जो आपको पड़ी थी, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोला इसको, ओरिजिनल कॉस्ट। ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है या नहीं है, यस सर ओरिजिनल कॉस्ट है। ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है। और ये कहता है कि भाई हर साल जो डेप्रिसिएशन का रेट आप अप्लाई करोगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई करना, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब हर साल जो रेट अप्लाई करूंगा, मतलब 15% हर साल जो अप्लाई होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई होगा, हर साल डेप्रिसिएशन का रेट ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई होगा, इसलिए इस मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पड़ा। आज ये सर अगला बार क्या हो गया, 0 बच गया यहाँ पर और ये बच गया 6 लाख, ये आ गया आपके पास 6 लाख। अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इसको हम डब्ल्यूडीवी कह देते हैं। अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और जब अगले साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर से 15% का, तो वो किस पे लगाएंगे, फिर से हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे, फिर से हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे 1.5। ये कितना बच गया जी, 4.5 लाख रुपए। फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% और फिर से कहाँ लगाएंगे, फिर से ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाएगा। ये कितना आ जाएगा, वही 1.5 लाख। अगर आप देखो कि हर साल जब रेट मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो हर साल मेरे डेप्रिसिएशन भी तो सेम ही आ रहे हैं, हर साल मेरे डेप्रिसिएशन भी तो सेम है। ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी द सेम, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल जो डेप्रिसिएशन है उसका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। अब देखो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन के अमाउंट हर साल फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स्ड है, इसलिए इसको मेथड का नाम पड़ गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। समझ बात, समझ ऐसे नहीं पड़े हुए नाम ऊपर। सर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, आपको मैं भी बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो भी तो फिक्स है।
15%, 15%, 15%, 15%। क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% फिक्स्ड है, इसलिए इसको नाम पड़ गया फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। क्या नाम पड़ गया? फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। बस अब मुझे ये बता दो सर, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम क्यों पड़ा? अगर मैं ग्राफ बनाऊं दोस्तों, तो जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरे पास मान लो ये मेरा 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, ये मेरा 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, ये मेरा 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, ये 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ। तो पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में मेरा जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो यहां लगेगा। पहले साल में भी 1.5 लाख, दूसरे साल में भी 1.5 लाख, तीसरे साल में भी 1.5 लाख और चौथे साल में भी 1.5 लाख। और जब ये लाइन आप मिलाओगे, हर साल के डेप्रिसिएशन की लाइन मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है भाई, और ये होता है हमारी रेगुलर क्लास में, तो हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे यहाँ भी कराना था क्योंकि मुझे बताना है, देखो चाहे रेगुलर लो चाहे वो लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास नहीं ली, उनको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, नहीं तो मैं भी आगे बढ़ जाता। ये सोचता हुआ कि हर चीज क्यों बताऊं यार मैं रिवीजन में, तो अगर हर चीज ही रिवीजन में बता दूंगा तो पेड कौन खरीदेगा? पेड जिस बच्चे को खरीदना होगा वो तब भी खरीदेगा क्योंकि पता है उसको यार चीजें और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ इन द सेंस क्वेश्चंस है, मेन चीजें होते हैं वो क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सारे दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आप इस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद भी अगर आप कहते हो कि यार मैं कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा करो, आप करो, सेल्फ स्टडी करो, बट ये है कि रिस्क नहीं लेना है। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरे को लग रहा है मेरी सेल्फ स्टडी उतनी अच्छे से वर्क नहीं हो पा रही, तो तुरंत जाके क्लास। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे सारे नाम, मेथड के नाम। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है आपको क्लियर होगी जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चन मैं करा नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन आपको पता समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आगे वाले मेथड में बढ़ जाता हूं। इसलिए मैं दोस्तों आगे वाले मेथड बढ़ जाता हूं, जिसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसका दूसरा नाम पता है आपको क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका फेमस नाम भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कई बार इसको यूज किया जाता है, पर देखिए असली फेमस नाम तो वही है, WDI मेथड, जो कि हर कोई यही करता है। एक नाम और है इसका, बताओ क्या? एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, चलो आइए इस बारे में भी इसको समझते हैं कि क्या है मेथड का। सेम चीज दोबारा लेता हूं, लेट सपोज कि मैंने इस बार कॉस्ट ऑफ एसेट ली, इस बार जो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है वो है जी 10 लाख रुपए, और इस बार जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, वो मैं इस पर अप्लाई करूंगा, क्योंकि 10% आ गया 1 लाख रुपए। तो अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, पहले साल में चाहे WDV मेथड हो, चाहे पहले साल में चाहे ये दूसरा मेथड हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड हो, पहले साल का डेप्रिसिएशन दोनों में सेम होता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से करता तब भी 10% यही लगाता, और WDV से कर रहा हूं तब भी 10% यही लगाता। तो एक बात जरूर लिख लीजिए, MCQ पूछ सकता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड इन फर्स्ट ईयर इट विल बी सेम, दोनों सेम रहने वाले अमाउंट डेप्रिसिएशन के पहले साल में, चेंज आता है दूसरे साल में। इसको बोलते हैं WDV। क्या बोलते हैं इसको? WDV कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन लगाता हूं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब जो 10% अप्लाई होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया उस पर होगा। अब 9 लाख रुपए यहां पर आ गए, 9 लाख रुपए नहीं 90,000 आ गए। अब जो WDV बचा वो क्या बचा? अब जो WDV बचा वो बच गया 8,10,000 रुपए। अब फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाता है उस पर लगाएंगे। यही तो इसकी खासियत है, हर बार डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ना जाकर रिमेनिंग अमाउंट पर लगता है। कितना है जी? 81,000 रुपए। माइनस कर दीजिए जल्दी से, जो बच जाएगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक चीज और कर देते हैं, 1 मिनट, कैलकुलेटर कहाँ है, एक बार और, 8,10,000 माइनस 81,000, यह जाएगा 7,29,000। इसको भी मैं WDV कहता हूं, और लेस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, फिर से यहां लगाएंगे तो यह आ जाएगा 72,900, और ये अमाउंट आ जाएगा माइनस 10% करने के बाद 6,56,100। इसको भी WDV या बुक वैल्यू कहते हैं। अगर हम नाम देखें तो ये नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप देखो कि जो रेट में अप्लाई कर रहा हूं वो WDV पे हर बार अप्लाई कर रहा हूं, तो इधर जो परसेंटेज
अप्लाई होती है WDV मेथड में, वो कौन सी वैल्यू पर होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू पर होता है। हर साल जो डेप्रिसिएशन के रेट अप्लाई किए जाते हैं वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पड़ा। इसलिए इस मेथड का नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पड़ा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कि पहला नाम कैसा पड़ा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि हर साल जो रेट अप्लाई करूंगा वो WDV पे करूंगा। हर साल रेट अप्लाई किस पे होंगे? WDV वैल्यू पर होंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पर होंगे हर साल रेट अप्लाई, इसलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहा। अच्छा सर, ये फिर दूसरे नाम कैसे है? दूसरे नाम ये देखो कि हर साल आप देखो कि डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता हुआ जा रहा है। हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। देखो आप, पहले 1 लाख था, फिर 90,000 हुआ, फिर 81,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू मेरी हर साल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बस एक लास्ट और बताओ कि सर ये डिमिनिशिंग क्यों पड़ा? डिमिनिशिंग इसलिए पड़ा दोस्तों, अगर आप ये देखोगे ग्राफ, तो ग्राफ में देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथा साल। अब यहां पर मान लेते हैं, यहां पर आ जाएगा सर 72,900, यहां पर आ जाएगा आपके पास 81,000, यहां पर आ जाएगा आपका 90,000, यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 लाख। अब मुझे बताओ, कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं ना? ये तो क्लियर है आपको कि पहले कम वैल्यू आएगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो पहले साल का डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पड़ा था 1 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पड़ा था, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पड़ा है, और चौथे साल का डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पड़ा है। इसका मतलब जो मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो हर साल कम होती जा रही है, मतलब ये लाइन कहाँ जा रही है? डिमिनिशिंग जा रही है। डिमिनिशिंग मतलब लोअर तरफ जा रही है, इसलिए इस मेथड का नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पड़ा। हर साल जो ग्राफ बनाने पर जो लाइन है वो स्ट्रेट ना होकर डिमिनिश, लोअर तरफ जा रही है, इसलिए इस मेथड का नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पड़ेगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द टॉपिक, दिस इज द पॉइंट जो आपको क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते हैं रेट, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रेट जो अप्लाई होता है वो हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पर होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा फिक्स रहते हैं, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा गिरती जाती है, हर साल डिमिनिश होती है, रिड्यूस होती है। आ जाओ दोस्तों, तो सर इसके क्वेश्चन मैं आज वाली क्लास में तो नहीं कराऊंगा, इसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी मैं इनको डन नहीं कह रहा, अभी मैं इनको डन नहीं कह रहा, पर मैं यहाँ लिख रहा हूं डन। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इनके दोनों के एक ही क्वेश्चन करा के खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड पे बुक के जो मुश्किल क्वेश्चन है वो होंगे। मुश्किल क्वेश्चन, मैंने फिर कहा आपको मैं आसान क्वेश्चन नहीं कराने वाला, फायदा नहीं है सर। आसान क्वेश्चन करा कर तो हर कोई कर ही लेगा, मुश्किल जिसने समझ लिया वो है मजा। तो मुश्किल क्वेश्चन दोनों करेंगे, हो सकता है अगली क्लास 1 घंटे से पार की चले जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन कराने मुझे एक क्लास में। तो ये कंप्लीट होने के बाद एक क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक क्लास में आपके पास ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, और 4 से 5 क्लास लगती है, क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? रेगुलर क्लास में इस चैप्टर में 15 क्लास लगाई, 15 क्लास, और ये मैं 5 क्लास लगा खत्म कर दूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अगर क्लासेस आपको मेरी पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करिए दोस्तों, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए सबको कि हाँ फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। बाय बाय, टेक केयर।